हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं विश्व इतिहास से काफी महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज जो हमारा विषय होगा वो होगा उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद। इन दोनों के बीच में जो अंतर है उसको हम आज समझने की कोशिश करेंगे। तो हम उपनिवेशवाद को इंग्लिश में बेसिकली कॉलोनिज्म के नाम से भी जानते हैं। कॉलोनिज्म अर्थात उपनिवेशवाद, और दूसरा जो हमारा टर्म है साम्राज्यवाद, इसे हम इंग्लिश में इंपीरियलिज्म के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद को समझेंगे। इसके लिए मैंने इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक साइड में है आपका उपनिवेशवाद, दूसरी तरफ है साम्राज्यवाद। दोनों को समझने की चेष्टा करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें उपनिवेशवाद की, तो किसी संप्रभु एवं शक्तिशाली देश के द्वारा किसी प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण या संप्रभु राज्य को अपने अधीन करना, यह होता है उपनिवेशवाद की परिभाषा। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ अगर हम साम्राज्यवाद की बात करें, तो जब किसी शक्तिशाली देश के द्वारा किसी कमजोर राष्ट्र पर अपना सैन्य एवं राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित किया जाता है, तो ये साम्राज्यवाद कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, इसकी दूसरी टर्म पर उपनिवेशवाद को देखें तो यह मुख्यतः आर्थिक शोषण, सैनिक शक्ति के प्रदर्शन एवं सांस्कृतिक श्रेष्ठता प्रदर्शित करने के लिए स्थापित की जाती है। अगर हम बात करें आर्थिक शोषण, तो आर्थिक शोषण का अर्थ होता है कि जब कोई देश किसी देश पर अपना उपनिवेश स्थापित करता है और उस पर से वहां की आर्थिक गतिविधियों को अपने नियंत्रण में ले लेता है, तो यह कहलाता है एक प्रकार का आर्थिक शोषण। अगर हम देखते हैं सैनिक शक्ति के प्रदर्शन, यानी पहले जो प्रारंभ में ये धारणा थी कि जो देश शक्ति संपन्न होता है वही देश दूसरे देशों पर अपना अधिकार कर सकता है या वो शक्तिशाली देश कहलाता है। इसी अवधारणा को लेकर जब कोई देश अपनी सैनिक शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए भी किसी कमजोर या किसी राष्ट्र पर अपना उपनिवेश कायम करता है, तो वह भी इसी के अंतर्गत आता है। और सांस्कृतिक श्रेष्ठता अर्थात यूरोपीय देशों में यह धारणा है कि वो सांस्कृतिक रूप से श्रेष्ठ है और वे उनका दायित्व है कि वे सांस्कृतिक रूप से पिछड़े देशों पर अपना शासन स्थापित करें और उन्हें सांस्कृतिक रूप से श्रेष्ठ बनाएं। इस बात को लेकर वे उपनिवेशवाद की स्थापना करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें साम्राज्यवाद की, तो यह मुख्यतः अपनी राजनीतिक शक्ति की श्रेष्ठता एवं देश की संपूर्ण व्यवस्था, यानी उसकी राजनीतिक शक्ति, सैन्य शक्ति, आर्थिक शक्ति सभी को पूर्ण रूप से अपने नियंत्रण में करने के लिए स्थापित की जाती है। तीसरी अगर इसकी विशेषता देखें, तो उपनिवेशवाद की शुरुआत मूलतः 15वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई थी। दूसरी ओर अगर हम बात करें साम्राज्यवाद की शुरुआत की, तो ये 19वीं शताब्दी के आसपास में देखने को मिलती है। वापस उपनिवेशवाद को देखें तो यह दरअसल पूंजीवाद के विकास के बाद जब पूंजी के और अधिक विस्तार के लिए उपनिवेशवादी व्यवस्था का कॉन्सेप्ट आया था। दूसरी तरफ अगर हम औद्योगिक क्रांति की सफलता देखते हैं और उसके सफलता के पश्चात जब उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई, तो उस उत्पादन को खपाने के लिए बाजारों की आवश्यकता पड़ने लगी। साथ ही साथ अपने देश की जनसंख्या जो काफी तेजी से बढ़ रही थी, उसे कहीं और खपाने की आवश्यकता महसूस हुई, और ये बिना सैन्य शक्ति और बिना राजनीतिक शक्ति के संभव नहीं था। इसीलिए हम देखते हैं कि औद्योगिक क्रांति की सफलता के बाद साम्राज्यवाद की भावना अधिक बलवती हुई थी। वापस आते हैं उपनिवेशवाद की, तो यह भावना साम्राज्य के विस्तार हेतु शक्तिशाली राज्यों द्वारा प्रारंभिक अवस्था होती है या मानी जाती है। जबकि साम्राज्यवादी भावना की बात करें तो यह जो साम्राज्यवादी भावना है, यह शक्तिशाली राज्यों की द्वारा चरम अवस्था होती है। कहने का सेंस यह है कि उपनिवेशवादी व्यवस्था ही आगे चल करके साम्राज्यवादी व्यवस्था में परिणत हो जाती है। कैसे कि जब कोई देश अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए किसी दूसरे देश में अपनी कॉलोनीज या फिर अपने उपनिवेश की स्थापना करता है, तो वह बेसिकली व्यापारिक उद्देश्यों से वो प्रारंभ करता है और व्यापार करना ही उनका मुख्य उद्देश्य होता है। धीरे धीरे व्यापार करते करते वे अपनी गतिविधि बढ़ाते हैं और वहां की पूरी शक्ति को अपने नियंत्रण में कर लेते हैं। तो वह व्यवस्था जो है वो, इसकी चरम अवस्था जो है वो साम्राज्यवाद के रूप में जानी जाती है। यानी उपनिवेशवाद से प्रारंभ होकर यह साम्राज्यवाद तक जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि यह जो भावना है यह शक्तिशाली राज्यों की प्रारंभिक भावना होती है, जो कि चरम भावना साम्राज्यवाद के रूप में यानी उपनिवेशवाद
साम्राज्यवाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है। आगे अगर इसकी उदाहरण की बात करें तो भारत पर ब्रिटिशों द्वारा स्थापित की गई जो व्यवस्था थी प्रारंभिक चरण में 1857 के पूर्व तक, ये उपनिवेशवादी व्यवस्था थी। अर्थात भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कि 217 लोगों की कंपनी का साझेदार मिलकर के एक कंपनी की स्थापना की थी। उन्होंने भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए। भारतीय शासकों से उन्होंने कुछ व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त करके कुछ क्षेत्रों को प्राप्त किया और वहां अपनी उपनिवेशवादी व्यवस्था को वो उन्होंने संचालित किया, यानी वहां का आर्थिक शोषण करना प्रारंभ किया। जबकि आगे चलकर जब हम देखते हैं कि भारत में 1857 के विद्रोह हुए और उस विद्रोह के बाद भारतीय जो शासन व्यवस्था थी वो सीधा ब्रिटिश क्राउन के अधीन चले गए, यानी महारानी विक्टोरिया के द्वारा यह शासन संचालित होने लगा। तो यह एक साम्राज्यवादी शासन के रूप में परिणत हो गया। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम इसको एक बार फाइनली आपको कंक्लूड करेंगे कि उपनिवेशवादी व्यवस्था जो है इसकी प्रारंभ 15वीं शताब्दी में हुई। जो आगे चलकर 19वीं शताब्दी के दौर में जो परिवर्तन देखने को मिलते हैं वो साम्राज्यवादी व्यवस्था में परिणत हो गई। जैसे हम भारत की बात करें तो भारत में कंपनी जो थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटेन की कंपनी थी, उस कंपनी के द्वारा भारत में उपनिवेशवादी शासन व्यवस्था प्रारंभ की गई और आगे चलकर के यही व्यवस्था जब 1857 के विद्रोह तक चलती रही। लेकिन जैसे ही भारत में 1857 का सिपाही विद्रोह होता है, उस विद्रोह के पश्चात भारतीय शासन व्यवस्था की जो बागडोर थी वो पूरी तरह से ब्रिटिश महारानी अर्थात क्राउन शासन के अंतर्गत चली जाती है और यह व्यवस्था पूरी तरह से साम्राज्यवादी बन जाती है, क्योंकि इसमें जो शक्ति थी वो पूरी तरह से अब ब्रिटिश शासन के अंतर्गत चली जाती है। तो यह व्यवस्था जो उपनिवेशवाद से प्रारंभ हुई वो सीधा जाकर के साम्राज्यवादी व्यवस्था में परिणत हो गई। और ये कब तक चलती है? जब भारत स्वतंत्र हुआ, अर्थात 1947 तक ये चलती है। तो आज का हमारा यह विषय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको यह विषय सहजता से बोध हो गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।